नमस्कार मित्रों, आज हम समकालीन हिंदी दलित साहित्य के बहुचर्चित साहित्यकार डॉक्टर जयप्रकाश करदम द्वारा रचित चप्पर उपन्यास की कथा वस्तु को लेकर विस्तार से विचार विमर्श करेंगे। चप्पर उपन्यास का केंद्र एवं मुख्य पात्र चंदन नामक एक शिक्षित और आदर्शवान नौजवान है। चंदन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मादापुर नामक गांव में रहने वाले सुक्का नामक एक चमार का पुत्र है। गांव के सवर्णों के विरोध के बावजूद भी सुक्का अपने बेटे को शहर में पढ़ने के लिए भेजता है। मादापुर में थोड़े से लोग सुखी और संपन्न हैं, शेष लोग दीन और दरिद्र हैं। सुखी संपन्न लोगों में ब्राह्मण, पुरोहित, ठाकुर, जमींदार एवं साहूकार है। अवर्ण एवं दरिद्र लोग गंगा के बहाव की ओर निचान में स्थित टूटी फूटी झोपड़ियों में रहते हैं। चंदन का विचार था कि शहर में गांव के जैसे भेदभाव, डकैती, शोषण और उत्पीड़न नहीं होंगे, पर शहर पहुंचकर थोड़े ही दिनों के अंदर उन्होंने महसूस किया कि गांव और शहर में दलितों की स्थिति में कोई विशेष अंतर नहीं है। दलितों का जीवन शहर और गांव में नरकीय है। चंदन शहर में जाकर संत नगर नामक कॉलोनी में खिलौने बेचने का काम करने वाले हरिया नामक एक व्यक्ति की झोपड़ी पट्टी में रहते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखा और साथ ही अपने वर्ग के उद्धार के लिए कई योजनाएं भी बनाई। सबसे पहले अपने वर्ग में व्याप्त अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास करता है। संत नगर में हर साल जून के अंत तक मानसून आ जाता है, पर इस वर्ष अगस्त शुरू होने पर भी मानसून नहीं आया। इससे लोगों की सारी फसल चौपड़ हो गई और अनेक बीमारियां फैल गई। गांव के पुरोहित वर्ग ने एक उपदेश दिया कि वर्षा की देवता इंद्र रुष्ट है, इसलिए इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हमें जगह जगह यज्ञ और हवन करना चाहिए। लोग महायज्ञ के लिए चंदन के पास चंदा लेने के लिए आया तो चंदन ने इस यज्ञ का विरोध करते हुए कहा, ये सब भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के उद्देश्य से पुरोहित वर्ग द्वारा चलाए गए साजिश है। इसलिए इन यज्ञ अनुष्ठानों के लिए पैसा खर्च करना बिल्कुल अनुचित है। चंदन ने उपदेश दिया कि आप यज्ञ के लिए इकट्ठे किए पैसे से जीवन सुधार का कार्य करना बेहतर है, जैसे गांव के अशिक्षित लोगों के लिए स्कूल खोलना, गड्ढे और कीचड़ से भरे हुए सड़कों का मरम्मत कार्य करना, गांव की महिलाओं के लिए सिलाई बुनाई में प्रशिक्षण देना आदि आदि कार्य करना ही आपके लिए उचित है। संत नगर कॉलोनी के दलित लोगों के द्वारा यज्ञ अनुष्ठान नहीं करने पर भी अगस्त महीने शुरू होते ही मूसलाधार वर्षा होने लगी। इस प्रकार लोगों के मन में परिवर्तन लाने में चंदन पूर्णतः सफल हो जाता है। चमार का बेटा शहर में पढ़ने गया तो गांव में फूजाल मच गया। गांव का पुरोहित, खाना पंडित, साहूकार दुर्गादास और ठाकुर हरनाम सिंह ने इसका खूब विरोध किया, क्योंकि चंदन जैसे अछूतों को शहर में जाकर शिक्षा पाना बहुत ही अनर्थ और अधर्म कार्य है। आज तक किसी ब्राह्मण, ठाकुर, सेठ, साहूकार का बेटा इतना ऊंचा नहीं पड़ा है। ये गांव की परंपरा के विरुद्ध है। इसलिए उन्होंने सुक्का को अपने बेटे चंदन को जल्दी से जल्दी वापस बुलाकर अपनी गलती के लिए प्रायश्चित करने का निर्देश दिया। चालाक ठाकुर हरनाम सिंह ने ये वादा भी किया कि यदि सुक्का चंदन को वापस बुलाए जाए तो मैं उसे हिसाब किताब का काम दूंगा।
सुक्का ने ठाकुर हरनान सिंह की चालाकी समझकर चंदन को वापस नहीं बुलाया। अगले ही दिन गांव के सारे सवर्णों की पंचायती बैठक हुई और यह निर्णय लिया गया कि सुक्का को खेत ख्यार में घुसने न दिया जाए और कोई उसे मजदूरी के लिए नहीं बुलाया जाए। सुक्का हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वो अपनी छोटी सी भोंडिया में ही सख्त मेहनत करके कमाना शुरू किया और एक भैंस को भी पाला। पर सुक्का बहुत दिन तक उन शोषकों से बचते नहीं रह पाया। आज सुबह सुबह आमीन साहब आए हैं लगान वसूल करने। सुक्का के पास देने के लिए कुछ भी नहीं। घर और जमीन भी लाला दुर्गादास के पास गिरवी में है। एक भैंस थी, वो भी बीमार होकर मर गई। इसी महीने चंदन को 200 रुपए इम्तिहान की फीस के लिए जमा करना है, नहीं तो उसकी पढ़ाई भी बंद हो जाएगी। चंदन के जीवन को सुक्का इस तरह बर्बाद करना नहीं चाहता था। थोड़े ही दिन के अंदर सुक्का का घर और जमीन लाला दुर्गादास ने कब्जा किया और ठाकुर जमींदारों ने अपने खेतों में काम देने पर प्रतिबंध लगा दिया। सुक्का को मजबूर होकर गांव छोड़ना पड़ा। वो कस्बे के बाहर खाली जमीन पर गारा मिट्टी की झोपड़ी बनाकर मेहनत मजदूरी करके जीवन बिताने लगा। अभाव और कष्टों को पार करते हुए चंदन ने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। चंदन ने शहर में जाकर दलित युवकों का एक सर्कल बना लिया था। इसमें रामहेत, रतन, नंदलाल जैसे नव युवक शामिल थे। चंदन ने इन सबको शोषण और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने का आह्वान दिया। चंदन ने समझाया कि अच्छी नौकरी पाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि समाज का उद्धार और ऊंच नीच भाव छुआछूत से मुक्त समाज ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। चंदन की बात सुनकर रामहेत ने कहा कि मैं पढ़ने के बाद बिजनेस करूंगा और पैसे कमाकर समाज के उद्धार के लिए काम करूंगा। नंदलाल ने कहा कि मैं पढ़कर वकील बनूंगा और कानूनी मामलों में लोगों की मदद करूंगा। रतन ने कहा कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाकर लोगों की सेवा करूंगा और चंदन ने कहा कि मैं अपनी शिक्षा का उपयोग करके दीनहीन समाज के उद्धार के लिए काम करूंगा। चंदन ने दोपहर तक कॉलेज में जाकर अपनी पढ़ाई किया और उसके बाद संत नगर कॉलोनी के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। शुरू में लोग बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं थे। चंदन ने उन्हें उपदेश दिया कि यदि तुम्हें इस नरक की जिंदगी से ऊपर उड़ाना है तो अपने बच्चों को स्कूल में भेजना है। चंदन का उपदेश सुनकर लोगों ने अगले दिन से अपने बच्चों को स्कूल में भेजना शुरू किया। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी और कुछ ही दिनों में चंदन के स्कूल में सैकड़ों बच्चे पढ़ने के लिए आने लगे। चंदन का स्कूल सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बन जाता है। बाद में ये आंदोलन का रूप ले लेता है। आंदोलन का मुख्य लक्ष्य है सामाजिक समता, आर्थिक आत्मनिर्भरता, महिला शिक्षा, सांस्कृतिक पुनरुत्थान आदि। एक दिन चंदन के स्कूल में कमला नामक स्त्री अपने बच्चे की भर्ती के लिए आई। चंदन ने पूछा बच्चे के पिता का नाम क्या है, तो वो जवाब नहीं दे सकी। वो रोती हुई वहां से भाग गई। चंदन ने अगले ही दिन उसे ढूंढकर उसकी झोपड़ी पहुंचा तो पता चला कि वो स्त्री सामूहिक बलात्कार का शिकार है। कमला के घर के पास में जो सरकारी दफ्तर है, वहां के मालिक और अन्य कर्मचारियों ने मिलकर उनका बलात्कार किया था। कमला की कहानी सुनकर चंदन को पता चला कि कमला हरिया की ही बेटी है। चंदन हरिया को कमला के घर ले जाता है
और हरिया बेटी और पोते खिल्लर को अपने घर ले आता है। अब हरिया और कमला भी अपनी तरफ से चंदन का बहुत मदद करने लगते हैं। कमला से चंदन की घनिष्ठता बढ़ गई थी और चंदन से बहुत प्रेरणा भी मिलती थी कमला को। ठाकुर हरनाम सिंह की इकलौती पुत्री थी रजनी। रजनी पहली कक्षा से अब तक चंदन के साथ पढ़ती थी। रजनी अपने पिता द्वारा चंदन की पढ़ाई रोकने के सख्त विरोध करती थी। चंदन की गरीबी पर रजनी को तरस आती थी और कई बार वो चंदन की मदद भी करती थी। रजनी अपने पूर्वजों के द्वारा दलितों पर किए गए अन्याय का प्रायश्चित करना चाहती थी। रजनी मानवीय स्वतंत्रता और समता के पक्षधर थी और दीन दलितों के प्रति उसके मन में दया और करुणा थी। चंदन के साथ विशेष आत्मीयता भी वो रखती थी। रजनी चंदन के माँ बाप को अपने माँ बाप के स्थान पर प्रतिष्ठित करके उनकी सेवा सत्कार भी करती थी। चंदन की अगुवाई में सामाजिक बदलाव के लिए शुरू किए आंदोलन की समाज पर व्यापक प्रतिक्रिया हुई थी। धीरे धीरे अवर्णों ने सवर्णों की सामाजिक श्रेष्ठता को मानने से इंकार कर दिया। लोगों ने पूंजीवाद और सामंतवाद का खुलकर विरोध किया। काने पंडित का धंधा चौपट हुआ। लाला दुर्गादास के व्यवसाय को झटका लगा और ठाकुर साहब की खेती-बाड़ी चौपट हो गई। लोगों ने पंडित पुरोहितों को दान दक्षिणा पूजा पाठ आदि के लिए पैसा देना छोड़ दिया तो काना पंडित को परंपरागत व्यवसाय को छोड़कर गांव को छोड़ना पड़ा। लोगों ने सेठ साहूकारों का बहिष्कार करके उनसे कर्ज लेने से भी इनकार किया। गांव के लोगों की छोटी छोटी आवश्यकताओं की और जरूरतों की पूर्ति के लिए गांव में एक सहकारी समिति की स्थापना की। इससे दुर्गादास जैसे साहूकारों की धंधा चौपट हो गया और उसे भी गांव छोड़कर शहर की ओर जाना पड़ा। गांव के लोगों ने स्वेच्छानुसार मजदूरी देने की प्रथा का विरोध किया और अधिक मजदूरी मांगने का निश्चय भी किया। लोग खेतीबाड़ी को छोड़कर शहर में जाकर मिलों और कारखानों में काम करने का निश्चय किया तो ठाकुर हरनाम सिंह की सारी मिल्कियत चौपट पड़ गई। उनका जीवन अशांति, ग्लानि, घुटन से पीड़ित रहा। वो अपने जीवन को समाप्त करना चाहता था, लेकिन सुक्का और रजनी के प्रेमपूर्ण व्यवहार और उपदेश पर ठाकुर साहब का मन परिवर्तन हो जाता है। ठाकुर साहब अपने गुजारे के लिए थोड़ी सी जमीन अपने पास रखकर सारी जमीन गांव के गरीब और खेतहीन मजदूरों में बांट देते हैं। चंदन की अगुवाई में चलाए गए सामाजिक क्रांति का मुख्य लक्ष्य लोगों को शिक्षित करना, संगठित करना और शोषण और अन्याय के विरुद्ध जागरूक करना था। वे इस अभियान में पूरी तरह कामयाब रहे। रामहेत, नंदलाल, रतन, हरिया, सुक्का, कमला और रजनी चंदन को पूरा समर्थन और सहयोग देते रहे। समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का संदेश फैलाने के लिए चंदन जगह जगह जनसभाओं का आयोजन भी करते थे। इस तरह आयोजित एक जनसभा में चंदन के ऊपर हुए आक्रमण को रोकने की प्रयास में कमला की मृत्यु हो जाती है। कमला की मृत्यु पर आयोजित शोक सभा के बाद समाज से असमानता और अन्याय के अंधकार को समाप्त करने की प्रतिज्ञा लेकर चंदन और रजनी दोनों मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करने का निर्णय लेते हैं। कमला के बेटे खिल्लर को गोद में लेकर दोनों माधापुर की ओर लौट जाते।
और इसी प्रसंग को लेकर उपन्यास की समाप्ति होती है।